हेलो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सेकंड नंबर का टूल्स है। ठीक है, तो वेक्टर एक्चुअली में होते क्या हैं? वेक्टर को हम व्हीकल भी बोलते हैं। वेक्टर को व्हीकल भी बोला जाता है। व्हीकल क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी वाहन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से कोई फॉरेन डीएनए जो रहता है, जो डिजायर डीएनए, जिसको हमको किसी एनिमल्स में इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो या उसकी कॉपी बनाना है, तो उसके लिए हम जिस भी एनिमल्स की सेल्स का या डीएनए सेगमेंट का या डीएनए का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। सबसे पहली बात की ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या करता है? फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को इसमें इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या कर दिया जा रहा है? फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम किसी होस्ट सेल के अंदर इंटर कराते हैं। ये कोई वेक्टर्स है, ये फॉरेन डीएनए है। तो अब ये वेक्टर्स में क्या करेंगे? रेस्ट्रिकेट या रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम के द्वारा दोनों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक कट लग जाएगा। ठीक है, और फिर इस फॉरेन डीएनए को क्या कर देंगे? हम इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। ठीक, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी सेल के अंदर इंटर कराएंगे। ठीक, ये सेल के अंदर इंटर करा देंगे। सेल के अंदर इंटर कराएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, या रिकॉम्बिनेंट हम इसको वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ट्रांसफर करा दिया, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मिंग हो गई। क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मिंग सेल्स हो गई। ठीक, तो इसी प्रोसेस को यूज करने के लिए मतलब हम डायरेक्ट इस सेल्स में हम फॉरेन डीएनए को एंटर नहीं करा सकते, क्योंकि ये रेप्लिकेशन नहीं कराएगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन नहीं कराएगा तो हमको दूसरे और भी डीएनए कॉपी नहीं मिल पाएंगे, इस डीएनए की अधिक मात्रा में कॉपी नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस डीएनए फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया जाता है? किसी डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसको हम प्लाज्मिड भी हो सकता है, जिसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस डीएनए सेगमेंट को हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं। इसमें इंसर्ट कराने के बाद हम किसी सेल्स में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, और सेल्फ रेप्लिकेशन के द्वारा जो हमने डीएनए सेगमेंट इसमें एंटर कराया उसकी बहुत सारी कॉपी हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर। वेक्टर के रूप में हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया का कोई डीएनए ले सकते हैं, वायरस ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम ले लेते हैं, उसमें क्या है? फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा देते हैं। ये उसको बोलते हैं हम वेक्टर। और उससे क्या बनता है कि जब हम फॉरेन डीएनए को हमने क्या कर दिया है? वेक्टर में इंसर्ट करा दिया, तो उसको हम बोलते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है, या आर प्लाज्मिड भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि इसमें जो फॉरेन डीएनए वेक्टर जो होते हैं उनमें क्या होता है? होस्ट सेल के अंदर क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? वेक्टर के प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, फाज हैं, ठीक है, और वायरस हैं। इनको हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि वेक्टर जो रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या है? एक सर्कुलर क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे क्या हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो एक्स्ट्रा में डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो सर्कुलर हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? वेक्टर। और इस वेक्टर का नाम क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है, ये डीएनए ही होते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होती है कि आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन इनका क्या होता है? इजिली होना चाहिए, कि हम कोई भी वेक्टर को अगर निकाल रहे हैं तो उसको सिंपली तरीके से, बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसके लिए आइसोलेशन की प्रोसेस इजी होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन उसका इजीली हो जाना चाहिए। फिर क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग। अब हम किसी भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया तो उसको हम दूसरी सेल में एंटर करा रहे हैं। ठीक है, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे होना चाहिए? इजीली होना चाहिए। फिर क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को एंटर करा दिया है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये किसी इसके साथ क्या होगा? रेप्लिकेशन कराएगा तो क्या होगा कि जो हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराया था वो उसके वजह कोई दूसरा डीएनए या उसके बाद फिर क्या है? एक अलग प्रकार का प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस होना चाहिए वेक्टर के अंदर। ठीक है,
फिर रिपोर्टर जीन होना चाहिए। रिपोर्टर जीन मतलब किसी भी चीज को रिपोर्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो जीन सेगमेंट होता है प्लाज्मा वेक्टर्स में, ठीक है, तो वो रिपोर्टर जीन इसमें होना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मिंग सेल के अंदर इजीली क्या होता है आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। कोई भी डीएनए जेनेटिक मार्कर होना चाहिए इसमें, ठीक है। और एक से अधिक रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस साइट होना चाहिए। अब एक से अधिक मतलब ऐसा है कि यहाँ पर एक से अधिक हमने पढ़े थे रेस्टिकेशन जो एंजाइम पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस साइट्स होना चाहिए, और एक रेस्टिकेशन पर्टिकुलर रेस्टिकेशन सीक्वेंस का डबल वार सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं, बोला है एक से अधिक रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। तो एक से अधिक अगर देखा जाए तो ये कोई क्या है, प्लाज्मिड है, वेक्टर्स है, ठीक है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें एक से रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पर एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। पर क्या है कि मैंने बोला है कि यहाँ पर एक से अधिक रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम तो होना चाहिए, पर अगर देखा जाए तो ये एक बार है तो दूसरी बार यहाँ पर इसमें दूसरी बार नहीं आना चाहिए, मतलब दो बार यहाँ पर ये एक ही प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अब बात आती है कि एक से अधिक रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस साइड होना चाहिए, और वेक्टर में प्रोमोटर ऑपरेटर ईटीसी जीन होना चाहिए। ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है फॉरेन डीएनए एक्सप्रेशंस कर सकते हैं ये इसकी उपस्थिति में। अब दूसरा आता है कि एक आइडियल वेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आइडियल वेक्टर्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग हो वो साइड्स होना चाहिए, और जो वेक्टर जो होता है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या यूनिक रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस रिकॉम्बिनेशन साइट होना चाहिए। वही चीज बताई कि कोई भी एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ही स्थान पर होना चाहिए। फिर क्या होता है कि कोई सिलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टिव मार्कर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं किसी सेल के अंदर तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्या होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, सिलेक्टिव मार्कर। तो सिलेक्टिव मार्कर में सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। रेजिस्टेंस मींस एंटीबायोटिक, इसका हिंदी बता देता हूँ कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसके जो उसके कल्चर किया जाएगा उसके अंदर, तो क्या होता है कि उस मीडियम में कल्चर करेंगे तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिखाते हैं ये जीन्स, ठीक है। तो वो होना चाहिए इसमें, ठीक। तो इसमें होता है AMP और TET, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। दूसरा हो सकता है कि एंजाइम लाइक होना चाहिए, मतलब कोई भी एंजाइम लाइक वो जीन होना चाहिए, जिसमें कह सकते हैं एक होता है क्या, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्या होना चाहिए, जीन हो सकता है मार्कर के रूप में। यह हो सकता है जीन प्रोड्यूसिंग फ्लोरोसेंट लाइक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोरोसेंट यूज करके हम किसी भी प्रोटीन को मतलब किसी भी स्ट्रक्चर से जीन को पहचान सकते हैं फ्लोरोसेंट का यूज करके, ठीक है। अब क्या होता है लिमिटेशन क्या क्या होती हैं वेक्टर्स की। तो लिमिटेशन वेक्टर्स की होती हैं कि प्रत्येक जो ईच वेक्टर जो रहते हैं वो कुछ सेलेक्टिव या लिमिटेड होस्ट स्पीसीज के अंदर ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं किसी के भी अंदर हम वेक्टर किसी भी वेक्टर को किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करा दें, नहीं, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। और कोई भी नेचुरल डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बेस्ट नहीं होता। मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर जो है नेचुरल तरीके का है वो क्या है कि सुटेबल नहीं होता, उसको हम वेक्टर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, उसको मॉडिफिकेशन करके ही हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड होस्ट। वैसे तो ये हमारा 3rd नंबर का क्या है, टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि जो होस्ट जो रहते हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, ईजिली ट्रांसफॉर्मिंग होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन उनमें ईजिली हो सके, ठीक है। और RDNA के रेप्लिकेशन को क्या है इनएक्टिव करने वाले जीन्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। कि कोई भी होस्ट सेल्स है जैसे बैक्टीरिया, उसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या है एंटर करा दिया, तो उसके अंदर ऐसा जीन नहीं होना चाहिए जो रेप्लिकेशन को रोके, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक सके, ठीक है। तो ऐसा जीन नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर क्या है कि नेचुरल रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी का अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से वो अपने आप से रिकॉम्बिनेशन करने लगे होस्ट सेल, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो RDNA इसमें डाला है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको शुद्ध तरीके से या
नॉर्मल तरीके का रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या है कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक्टिव रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम एब्सेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा डीएनए सेगमेंट को कट कर देगा, क्लीवेज कर देगा, तो वो भी होस्ट सेल के अंदर नहीं होना चाहिए। और मिथाइलेशन एंजाइम भी नहीं होना चाहिए, मिथाइलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दे वहाँ पर तो वो भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। तो ये होस्ट जो गुड होस्ट होते हैं ये उसके कैरेक्टर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है कि वेक्टर एक ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें हम डिज़ायर डीएनए को इंसर्ट कराते हैं और इंसर्ट कराने के बाद किसी होस्ट सेल में उसको एंटर करा देते हैं। एंटर कराने के बाद क्या होता है उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। कुल मिला के एक वाहन है ये फॉरेन डीएनए को ले जाने वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं वेक्टर का क्लासिफिकेशन 3 मेजर क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है कि हमको कोई आवश्यक जीन की हमको कॉपी करना है, उसके एम के बेस पर क्या किया है यहाँ पर डिवाइड किया है। तो पहला नंबर किया है क्लोनिंग वेक्टर। तो सभी डीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें जितने भी वेक्टर यूज़ होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर ही होते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेशन वेक्टर, दूसरा नंबर है इसका, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को हम अपने आवश्यकता के अनुसार उसको मॉडिफिकेशन कर सकें, तो ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सम वेक्टर फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेशन करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब क्या है, यहाँ को मॉडिफिकेशन किया जाता है, कोई नेचुरल तरीके के वेक्टर्स है उसमें हम कुछ थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करके जो हम वेक्टर बनाएंगे उसको एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो होस्ट सेल में ऑप्टिमल फंक्शन के लिए रेगुलेटरी सीक्वेंस कि किसी भी होस्ट सेल के हमने जब आर वेक्टर या आर डीएनए को वेक्टर के साथ एंटर करा दिया है तो वहाँ पर क्या होता है कि रेगुलेटरी सीक्वेंस होने चाहिए, जो प्रमोटर ऑपरेटर ये सीक्वेंस और राइबोसोम बाइंडिंग साइट इसमें होस्ट के वेक्टर के अंदर होना चाहिए जिससे कि ये रेप्लिकेशन करा सके। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक में एक्सप्रेशन करने के लिए जो जिस तरीके से हम वेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो उनमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कि यूकैरियोटिक कोई जीन है, ठीक है, उसको प्रोकैरियोटिक में एक्सप्रेशन कराने के लिए क्या किस तरीके से हम वेक्टर को क्या करते हैं मॉडिफिकेशन। तो ये यूकैरियोटिक जीन है, ठीक है, जो किसके द्वारा बना है डीएनए के द्वारा बना है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है जिसके द्वारा ये जीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो यूकैरियोटिक जीन होता है उसमें 2 प्रकार के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि एक्सॉन जो होता है वो प्रोटीन कोडिंग के लिए इसमें कैपेसिटी होती है, पर एंट्रॉन जो रहता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन कोडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एमआरएनए कंप्लीट तरीके से बन जाता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि एंट्रॉन जो रहता है उसको निकाल दिया जाता है और उस निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा इस एंट्रॉन को निकाल दिया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन कोडिंग के लिए यूज नहीं होता है, ठीक। तो ये होता है कौन में यूकैरियोटिक जीन के अंदर, ठीक। तो यूकैरियोटिक जीन जो होता है, ठीक है, उसमें एंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटीन कोडिंग की कैपेसिटी एब्सेंट होती है, ठीक है, जो एमआरएनए से क्या हो जाता है आउट हो जाता है, इसको एमआरएनए से आउट कर दिया जाए, मैंने डायग्राम के द्वारा बताया, ठीक। पर प्रोकैरियोटिक जो रहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन जो रहते हैं उनमें ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीन से, ठीक है, ओनली सी डीएनए का यूज किया जाता है जिसमें क्या है एंट्रॉन एब्सेंट होता है। तो सी डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रहता है उसका यूज हम प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक। और दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है इसमें कि दूसरे नंबर का पॉइंट क्या है कि इन जीन को सी डीएनए जो रहता है कोडिंग सीक्वेंस से पहले क्या है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर उसके सीक्वेंस को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों की प्रोसेस हो सके, ठीक। ये कोई यूकैरियोटिक जीन है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हम सी डीएनए सीक्वेंसिंग करने से पहले यहाँ पर हमको सी डीएनए करनी है, उसके सी डीएनए बनाना मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है। तो ये करने से पहले हम क्या कर देंगे कि इस वाले जीन में, ठीक है, जो यूकैरियोटिक जीन जो है उसमें क्या कर देंगे हम कोई ये वाला प्रोमोटर, ठीक है, ये क्या है प्रोमोटर है, किसका है, ये लिया हमने प्रोमोटर प्रोकैरियोटिक सेल से लिया है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल से इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद सी डीएनए मतलब इसकी
कॉपी बनाएंगे, इस डीएनए क्या करेंगे हम कॉपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। तो इससे हम जब कॉपी बनाते हैं तो उसके बाद इसमें क्या है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस कर सकता है ये, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी कर सकता है जो cDNA के बाद जो बनेगा, ठीक। तो ये दूसरे नंबर का पॉइंट था। एक्सप्रेशन डीएनए जो वेक्टर जो रहता है, ठीक है, उसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रांसलेशनल फ्यूजन वेक्टर है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन फ्यूजन वेक्टर क्या होता है कि उसमें वेक्टर और फॉरेन डीएनए सीक्वेंस दोनों से क्या है अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेक्टर जो है वेक्टर और फॉरेन डीएनए जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कहते हैं, उन दोनों के सीक्वेंस से क्या बन रहा है प्रोटीन या अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि वेक्टर सीक्वेंस जो रहता है, ठीक है, उसको हम उसके जो उस वेक्टर डीएनए सीक्वेंस से जो प्रोटीन या अमीनो एसिड या पेप्टाइड जो बने हैं उसको हम आउट करना पड़ता है इस वाले वेक्टर से, ठीक है, इस वाले वेक्टर में। तो ये वाला इस टाइप का जो वेक्टर रहता है उसको हम ट्रांसलेशनल फ्यूजन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके का जो वेक्टर रहते हैं वो इंसुलिन में यूज होते हैं और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन के लिए इस टाइप के वेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर का है कि ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन वेक्टर। ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन वेक्टर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही क्या कर दिया जाता है कि क्या ट्रांसक्रिप्शन करने से जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है इस प्रकार के प्रोटीन वेक्टर्स में कि फॉरेन डीएनए सीक्वेंस से सिर्फ क्या है फॉरेन डीएनए सीक्वेंस से ही ओनली, ठीक है, क्या बनते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन और शुद्ध प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें वेक्टर डीएनए सीक्वेंस के कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वेक्टर्स है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन वेक्टर, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए सीक्वेंस से ही यहाँ पर सिर्फ ओनली ये वाला प्रोटीन बनेगा, ठीक है, इस वेक्टर का प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये इस प्रकार के वेक्टर जो रहते हैं ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरन जो रहते हैं उसके हम प्रोडक्शन के लिए इस प्रकार के वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। अब सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन वेक्टर था होस्ट सेल में जिस तरीके से हम होस्ट सेल यूज करते हैं उसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया वेक्टर्स को। तो पहला आता है वेक्टर फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जिस प्रकार जो भी वेक्टर यूज होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो स्पेशल बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल होते हैं ये, और इनमें क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेलेक्टिव मार्कर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल है इसके कि बैक्टीरिया सेल में कौन से वेक्टर यूज किए जाते हैं। प्लाज्मेट यूज किया जाता है, बैक्टीरियोफेज किया जाता है, कोसमाइड किया जाता है, फास्माइड किया जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर इसमें बैक्टीरिया में यूज करते हैं कि बैक्टीरिया। फिर दूसरा टाइप वेक्टर फॉर ईस्ट, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स है, तो इनमें भी क्या स्पेशल ओरिजिन रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन सीक्वेंस हो जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ARS, ठीक है। तो इसको याद रखना क्योंकि ये कहीं यूज हो सकता है जब वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये भी क्या होती है इसमें ये रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल है ईस्ट रेप्लिकेटिव प्लाज्मेट वेक्टर, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है YRP, ठीक। तो ये इसमें ईस्ट में यूज होता है और भी बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। वेक्टर फॉर एनिमल सेल, तो वेक्टर एनिमल सेल्स में कौन कौन से वेक्टर यूज किए जाते हैं। तो उसमें ये एनिमल सेल में जितने भी वेक्टर यूज किए जाते हैं वो वायरस जीनोम से बनाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट वेक्टर था जिसमें एनिमल सेल्स में यूज किया गया था वो था SV, ठीक है, 14, जिसको बोलते हैं सिमियन वायरस 14, ठीक है। और भी वायरस हैं जिनसे हम क्या किया वेक्टर का यूज करते हैं। पैलिलोमा वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, हार्पेस वायरस होता है, वैक्सीनिया वायरस होता है। इनको हम वेक्टर के यूज में एनिमल सेल में करते हैं। फोर्थ नंबर वेक्टर फॉर प्लांट सेल में कौन सा वेक्टर यूज किए जाते हैं। प्लाज्मा वेक्टर जिसमें क्या है एग्रोबैक्टीरियम के क्या है TI और RI प्लाज्मेट का यूज किया जाता है प्लांट सेल में वेक्टर के रूप में। वायरस वेक्टर का भी यूज किया जाता है जिसमें जेमिनी वायरस TMV वायरस का यूज वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। फिर हमारा आता है थर्ड
क्लासिफिकेशन वेक्टर्स का कि ऑन द बेस सेलुलर नेचर के बेस पर क्या किया है, वेक्टर का यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला आता है प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स। जो प्रोकैरियोटिक वेक्टर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूज किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स, ठीक है। तो ऑल वेक्टर्स फॉर बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल के लिए जितने भी वेक्टर यूज किए जाते हैं उनको प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक वेक्टर क्या होते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स जो रहती हैं जैसे यीस्ट, एनिमल्स, प्लांट, जिनके लिए हम यूज करते हैं वेक्टर को यूज करते हैं, वो यूकैरियोटिक वेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो पहला नंबर देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स। तो प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स में यूकेलाइज सेल्स मोस्टली क्या है, प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल के रूप में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो यूकेलाई जो सेल्स, जो होस्ट सेल जो रहती है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला है कोई भी नेचुरल वेक्टर यूज नहीं किया जाता, उसको मॉडिफिकेशन करके ही हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं नेचुरल वेक्टर में नहीं होती, उनको हमको ऐड करना पड़ता है उन सीक्वेंस को। तो सबसे पहला आता है प्रोकैरियोटिक वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। तो प्लाज्मिड वेक्टर होता क्या है कि ये होता है स्मॉल साइज होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। नेचुरल रूप में प्लाज्मिड टी प्लाज्मिड होता है, एफ फैक्टर होता है, आर फैक्टर होता है, कोल E1 प्लाज्मिड होता है, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ये नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल के प्लाज्मिड होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड में ऐसे जीनोम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति क्या होते हैं, उनको रोके रहते हैं, ठीक है। उनको क्या है मतलब अगर इस कोई भी एनिमल, कोई भी एंटीबायोटिक में अगर ग्रो करेंगे तो उनके प्रति क्या है, प्रतिरोधकता ये दर्शाते हैं। जैसे उसके साथ में क्या है, टॉक्सिक के जो हैवी मेटल्स रहते हैं उसके प्रति भी क्या करते हैं, ये प्रतिरोध क्षमता दर्शाते हैं, जैसे कि ये ग्रोथ कर सके उनकी उपस्थिति में भी, ठीक है। तो इस प्रकार के जीन इनमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, ठीक। तो अब इस देखते हैं टाइप्स। नेचुरल टाइप से प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हम अभी मैं यहाँ पर टाइप बता रहा हूँ। तो पहला है क्या, एफ प्लाज्मिड, ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में फंक्शन करता है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्मिंग के लिए फंक्शन करता है। और देखें आर, तो रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, तो एंटीबायोटिक जीन होते हैं इनमें जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्षमता को दर्शाते हैं, इस प्रकार ये इसको बोलते हैं क्या, आर प्लाज्मिड बोलते हैं। फिर आता है कोल प्लाज्मिड, ठीक है। तो कोल मतलब कोलिसिन प्रोटीन का ये प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं इकोलाई के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ये नेचुरल तरीके से इनका क्या है, टाइप से क्या, प्लाज्मिड। देखते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब कौन कौन से मॉड्यूलर एक प्लाज्मिड में होना चाहिए जिससे कि हम किसी भी एनिमल सेल्स या होस्ट सेल के अंदर क्या कर सके, सेल्फ रेप्लिकेशन करा सके फॉरेन डीएनए को, ठीक है। तो वो कौन कौन से मॉड्यूलर हैं, सबसे पहला आता है कॉल मॉड्यूलर, ठीक है। तो कॉल मॉड्यूलर क्या होता है कि कॉल प्लाज्मिड से इसमें लिया जाता है कि हम मॉडिफिकेशन करके कैसे प्लाज्मिड बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुल मिला के ये है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन से मॉड्यूलर उसमें ऐड कर सकते हैं, तो कॉल प्लाज्मिड है पहला, कॉल प्लाज्मिड से इसको लेते हैं। तो ये क्या करता है, कोलिसिन प्रोडक्शन जीन है, ठीक है। तो कोलिसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका प्रोडक्शन ये करते हैं। फिर है आर डिटरमाइंड मॉड्यूलर, ठीक है। तो आर मतलब रेजिस्टेंस, मैंने बोला था प्रतिरोध क्षमता जो दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये आर प्लाज्मिड से लिए जाते हैं जो प्रोटीन, जो प्रोडक्शन प्रोटीन एंटीबायोटिक के इनएक्टिव करते हैं, कि जो रहता है कि कोई एंटीबायोटिक को इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता की शो करते हैं, ठीक। फिर आता है रेप्लिकेशन मॉड्यूलर, तो ऑल प्लाज्मिड जो रहते हैं उनमें रेप्लिकेशन मॉड्यूलर पहले से प्रेजेंट होता है, ओरिजिन जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्स फैक्टर, तो सेक्स फैक्टर कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड से ये लिए जाते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया शुरू में, ठीक। तो ये था नेचुरल प्लाज्मिड जो रहता है उसमें जो जीन क्लोनिंग के लिए जो भी हमको सीक्वेंस चाहिए रहते हैं, जो भी प्रोडक्शन हमको चाहिए, वो एक्चुअली में उसमें नेचुरल प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं रहते। तो नेचुरल प्लाज्मिड को क्या कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें रहती हैं कि इनका क्या है, बेस पेयर सीक्वेंस कम होना चाहिए, ठीक है, और अदर प्लाज्मिड से न्यू मॉड्यूलर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लाज्मिड जैसे हमको आर रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक या मार्कर चाहिए तो हम वो कैसे लेंगे, आर प्लाज्मिड से लेंगे, आर प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस की जाती है, ठीक। उसके बाद क्या, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए प्लाज्मिड को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि जिसको हम मॉडिफिकेशन करके बनाएंगे जिस वेक्टर का, तो सबसे पहला वेक्टर है वो वेक्टर PBr322 एंड PBr322
27, ठीक है। ये वेक्टर्स है जिसको हमने मॉडिफिकेशन करके बनाएंगे, ठीक। तो ये कॉमनली यूज किया जाता है, ये वेक्टर मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। इसका बेस पेयर कितना है, 4 3 6 2 बेस पेयर होते हैं इसमें, ठीक। और इसमें क्या है, इसका नाम किसके बेस पर रखा गया है, तो इसका नाम इसके साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो पहला है पी का मतलब क्या है, प्लाज्मेट है। बी का मतलब साइंटिस्ट का नाम है बोलीवर है। और आर भी साइंटिस्ट का नाम है जो होता है रोडी ग्यूज नामक साइंटिस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया था, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन इकोलाई के कोल आई प्लाज्मेट से किया जाता है, मतलब ओरिजिन जो रहती है वो कोल से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो मॉड्यूलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये मॉड्यूलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ठीक है, वो प्लाज्मेट PMB1 से फ्रेगमेंट से लिया जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिलेक्टिव मार्कर, तो सिलेक्टिव मार्कर इसमें 2 होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसमें एम्प्लिसलिन और टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है। फिर क्लोनिंग साइट इसमें 12 डिफरेंट क्लोनिंग साइट प्रेजेंट रहती हैं, ठीक। अभी इसका डायग्राम भी देखेंगे। पहला है AMPR जिसको हम एम्प्लिसलिन रहता है, वहां पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो रहती हैं उसमें PST1 PVU फर्स्ट और सेक फर्स्ट यहाँ पर रहती है। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसमें कौन कौन सी साइट रहती है, तो उसमें 4 रहती हैं, BAM H1 HIN D थर्ड और SL सेल फर्स्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लोनिंग साइट प्रेजेंट रहती है। 12 क्लोनिंग रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो फॉरेन DNA को या तो ठीक है, TR TT और AMP बीच के क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है कि कोई भी फॉरेन DNA है, यहाँ पर 2 साइड है, AMP है और TET है, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसी फॉरेन DNA को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जीन यहाँ पर जो जीन रहता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और मार्कर के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो PBR322 का हम पेडिग्री देखते हैं, मतलब इसकी वंशागति कैसे, इसको फॉर्मेशन कैसे किया गया है। तो PBR322 जो प्लाज्मेट जो है वो नेचुरल प्लाज्मेट नहीं है, इसको क्या किया गया है कि दूसरे प्लाज्मेट से इसको तैयार किया गया है। तो इसमें 3 डिफरेंट नेचुरल प्लाज्मेट से इसको क्या फॉर्मेशन किया गया। तो सबसे पहला देखा जाए तो R1 प्लाज्मेट जो रहता है, जो इकोलाई, ठीक है, इकोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मेट है, ठीक है, जिसमें AMPR प्रेजेंट होता है, ठीक। और फिर देखा जाए कि R625 प्लाज्मेट जो रहता है, ठीक है, वो सेकेंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मेट को हम ऐड करते हैं, जिसमें क्या है, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है TETR, ठीक। फिर ओरिजिन साइट हम कहाँ से लेते हैं कि PMB ये प्लाज्मेट जो रहता है उससे हम उसके क्या है, उससे रिलेटिव है कोल EI फर्स्ट प्लाज्मेट से ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट को इसमें ऐड करते हैं। तो इसको डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि एक्चुअली में वो होता कैसे है, कैसे हम इसको ऐड करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम पैसे PBR को हम स्टार बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ये भी प्लाज्मेट है, ये सब प्लाज्मेट के डायग्राम्स हैं, ठीक है। यहाँ से तो देखते हैं कि सबसे पहला हमने बोला है कि TR1, ठीक है, एक प्लाज्मेट है, ठीक, जिसमें क्या है कि हम AMP को यहाँ पर ऐड करेंगे, किससे, R1 प्लाज्मेट जो है, ठीक है। इसमें TNT3 भी रहता है, ठीक। और यहाँ पर कोल E1 जो रहता है उससे हम क्या है, ओरिजिन साइट को फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ TN3 से हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे और इसमें कोलाई में क्या है, इसको एक दूसरे से ट्रीट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि R1 का प्लाज्मेट का जो AMP जीन जो था वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो गया, तो अब इसको बोलने लगे हम पूरे स्ट्रक्चर्स को PSF2124, ठीक है, इसको ये बोलने लगे। फिर क्या है कि यहाँ पर ये देखें कि ये भी क्या कोई प्लाज्मेट है, ठीक है, ये प्लाज्मेट है जिसमें क्या है कि TET मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किससे लेते हैं हम, 6R625 उस प्लाज्मेट से लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रहता है, ठीक है, ई
को R1 उससे हम इसको ट्रीट करते हैं तो इसके क्या हो जाता है, ये फ्रेगमेंट इसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये इससे अटैच हो गया है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस एंजाइम जो रहता है इको R1 फ्रेगमेंट इनटू R वाली साइड से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस तरीके से ये दूसरे से अटैच हो गया, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ से नीचे से देखें कि कोई एक प्लाज्मेट था PMB1 जिससे हमको ओरिजिन साइड लेना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसमें क्या कर देंगे, E को R1 से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, अब जो हमने ऊपर से जो लिया था TETR जो लिया था उसमें क्या कर देंगे, इससे ट्रीट कर देंगे। तो ये ओरिजिन साइट और साथ में इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है TTR। तो 2 फ्रेगमेंट इसमें ऐड हो गए, 2 जीन सीक्वेंस इसमें ऐड हो गए। अब इसके साथ ये AMPR वाला हमको प्लाज्मेट जो बना था उसके साथ हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ट्रीट कर देंगे इसको। ठीक है, अब दोनों को ट्रीट करने के बाद TN3 से हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो 2 सीक्वेंस थे, जो जीन सीक्वेंस थे, वो क्या होंगे, अब इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर AMP और साथ में इसका रीअरेंजमेंट होगा। अभी ये नीचे था, अब कैसे हो गया, ऊपर हो गया। AMPR कहाँ पर ऊपर आ गया है और TER कहाँ पर नीचे आ गया। तो ये हो गया इसका जो प्लाज्मेट जो बना है, ये प्लाज्मेट बन गया PR312। ठीक है, ये प्लाज्मेट बन गया। अब क्या हो जाता है, फिर इसका देन उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट हो जाता है तो क्या होता है, AMPR यहाँ पर ऊपर आ जाता है और TETR क्या होता है, नीचे आ जाता है। ओरिजिन साइड भी इसमें आ जाती है। अब इसको क्या बोला जाने लगता है, PBR313। ठीक है, ये प्लाज्मेट बन जाता है। फिर इसका क्या है, 2 फ्रेगमेंट क्या हो जाते हैं, लाइगेस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, AMP ऊपर होता है और TETR कैसा नीचे हो जाता है और ये यहाँ पर PBR322 बन जाता है, ये प्लाज्मेट बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी थी कि इसको नेचुरल जो रहते हैं प्लाज्मेट रहते हैं उसको इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये तो हो गया कि प्लाज्मेट को हमको तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमको कोई भी DNA सीक्वेंस, फॉरेन सीक्वेंस हमको इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इस वाले TET में फॉरेन DNA को मतलब इंसर्ट कराएंगे, या तो हम क्या करेंगे AMPR में फॉरेन DNA को ऐड कराएंगे। और इसी में क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन साइट होती है बहुत सारी, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन साइट होती है। तो इस DNA में हम कोई भी अगर फॉरेन DNA सेट कराते हैं, जैसे इसमें कराते हैं TET में, ठीक है, तो क्या होता है, इसको फॉरेन DNA हम इसमें कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद इसमें फॉरेन DNA तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन जो प्लाज्मेट है या रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। कि कोई प्लाज्मेट है, ये PBR322 एक प्लाज्मेट है। ठीक है, जिसमें क्या है कि एम्पलिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर मार्कर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को काट देगा। समझ लो कि ये सीक्वेंस कहाँ पर AMP में प्रेजेंट था, तो वहां से ये उसको काट देगा। अब काट देगा, साथ में क्या है कि ओरिजिन ऑफ यहाँ पर हम फॉरेन DNA ले लेते हैं। ठीक है, अब फॉरेन DNA को लाइगेस एंजाइम के साथ क्या कर देते हैं, हम ट्रीट कर देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मतलब ये फॉरेन DNA कहाँ पर, यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये जो था AMPR जहाँ से ये डिस्ट्रैक्शन एंजाइम से कटा था, तो वो कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। यहाँ पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, एंटीबायोटिक के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ये यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, एम्पलिसिलिन। अब एम्पलिसिलिन इसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है क्या, पर एक्टिव क्या है, यहाँ पर TER एक्टिव है। ठीक, तो ये बन जाता है फॉरेन DNA यहाँ पर, या रिकॉम्बिनेंट DNA यहाँ पर बन गया। तो अब हम इसको कैसे पहचानते हैं, एक छोटा सा साइज था पर यहाँ पर एक बड़ा साइज यहाँ पर एंटर हो गया। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट DNA का या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट का साइज कैसे हो गया, बड़ा हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम इसको पहचान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, इलेक्ट्रोड के बेस पर या साइज के बेस पर हम किसी भी DNA मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA कहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक जो रहते हैं, रेजिस्टेंस मार्कर जो रहते हैं, उसके द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है वो PBR का डायग्राम है। ठीक है, 22 का। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी डिस्ट्रैक्शन साइट जो रहती है, जहाँ पर
देखते हैं कि BMBH1 है, तो इसको हम इससे ट्रीट कर देंगे। तो ये वाला जो BMBH फर्स्ट वाला भाग जो है वो क्या हो जाएगा, इससे आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट था, TETR में प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो जीन सीक्वेंस था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, आधा कट गया। तो यहाँ पर ये जीन सीक्वेंस खत्म हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, पर AMP कैसा है, एक्टिव है। तो इस वाले सेगमेंट में क्या करेंगे, फॉरेन DNA को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो TET कैसे हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है या रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है जब कोई फॉरेन DNA को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि हमने कौन सा वाले पार्ट में हमने क्या है, फॉरेन DNA को ऐड किया है, कौन सा इनएक्टिव हुआ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि PS1 से क्या है, हम यहाँ पर ट्रीट कराते तो क्या होता है, ये वाला फ्रेगमेंट क्या हो जाता है, कट जाता है, और ये कैसे हो जाता है, AMP कैसे हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। हम कोई भी यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है कि BMS से इसको ट्रीट किया था, तो BFB क्या हो गया, कट गया ये वाला फ्रेगमेंट। तो TET वाला पार्ट कैसे हो गया, इनएक्टिव हो गया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, BMB की जगह फॉरेन DNA को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सेल्स बनी, रिकॉम्बिनेंट DNA बना, उसको हम क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल के अंदर क्या कराएंगे, एंटर कराएंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि इनमें रेप्लिकेशन होगा, तो एक से अधिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या रेप्लिकेशन के द्वारा एक से अधिक DNA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो DNA को पहचानने के लिए हम कौन सी प्रोसेस, या पहचानने के लिए जो भी प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग के द्वारा हम पता लगाएंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है या रिकॉम्बिनेंट DNA कौन सा है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल्स नहीं है। तो उसी को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वो चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA को पहचानना है या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वेक्टर को पहचानना। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने बताया कि TET के BMH1 जो था फ्रेगमेंट था या सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस था, उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, कट लगा देंगे, उसके जगह क्या कर देंगे, फॉरेन DNA को ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट PBR32 बन गया, ठीक। अब बन गया तो क्या हो गया, TET जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो था वो कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। उसके स्थान पर हमने क्या है, फॉरेन DNA को ऐड कर दिया, ठीक। तो फॉरेन DNA को ऐड करने के बाद क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। बट क्या है, AMP एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है वो अभी एक्टिव है, ठीक। तो ये चीज हमको पता है कि दोनों चीज क्लियर हो गई कि कौन सा इनएक्टिव हो गया, TET इनएक्टिव हो गया, पर एक्टिव क्या है, AMP है, ठीक। तो रेजिस्टेंस का मतलब समझ लेते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर एम्प्लिसिलिन है। एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब अगर इस मीडियम में हम किसी बैक्टीरिया जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसको हम अगर इस जो मीडिया है उसमें ग्रोथ कराएंगे तो इसमें ये ग्रोथ कर जाए, क्योंकि अभी एक्टिव है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध क्षमता व्यक्त कर रहा है, ठीक है। पर इनएक्टिव है TET। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर TET में इसको हम क्या कराएंगे, ग्रोथ कराने की कोशिश करेंगे, तो ये सेल्स कैसे हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, यहाँ पर डेड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्षमता यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बोसी के द्वारा हम क्या करते हैं, पहचानते हैं किसी भी रिकॉम्बिनेंट DNA को, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर था उसको हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसी होस्ट सेल में, ठीक है। तो होस्ट सेल में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो सबसे पहले हम कौन से मीडिया में ग्रोथ कराते हैं, उसको एम्प्लिसिलिन मीडिया में ग्रोथ कराते हैं। तो कुछ टाइम उसको वहां पर क्या करते हैं, हम इंक्यूबेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें इंक्यूबेट करते हैं। तो इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है कि कुछ कॉलोनियां क्या हो जाती हैं, वहां पर अपीयर हो जाती है, मतलब दिखने लगती हैं, ठीक है। दिखने लगती हैं तो ठीक है। अब इस प्लेट से क्या करेंगे, मास्टर प्लेट हो गई, इस प्लेट से क्या करेंगे, हम टेट्रासाइक्लिन अगार मीडिया में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, देखने में रिजल्ट में क्या होगा, आफ्टर इंक्यूबेशन तो सम कॉलोनी क्या होंगी, यहाँ पर ग्रोथ तो करेंगी, पर जो रिकॉम्बिनेंट PBR था वो ग्रोथ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि TET रेजिस्टेंस जो था, क्योंकि हमने कौन से मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में इसको ग्रोथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, इसलिए रिकॉम्बिनेंट वाली सेल्स क्या हो जाएंगी, ग्रोथ नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर और सिंपल तरीके से कि नॉन ट्रांसफॉर्मेटिंग सेल्स जो रहती हैं वो क्या करेंगी,
दोनों में क्या करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन करके क्या बनाया है, पीबीआर को बनाया है। कोई भी नॉर्मल नेचुरल यहाँ पर वेक्टर नहीं है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेटिंग सेल जो रहेंगी वो क्या करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, खत्म हो जाएंगे दोनों मीडियम में, ठीक है। पर ट्रांसफॉर्मेटिंग विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिनमें फॉरेन डीएनए नहीं है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मिंग वाली सेल्स क्या करेंगी, दोनों में क्या करेंगी, यहाँ पर क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी, ठीक है, दोनों में ग्रोथ करेंगी, ठीक। देन उसके बाद अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मिंग विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया है, अगर उस मीडियम में इसको ग्रोथ कराएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर ये ग्रोथ नहीं करेंगी, रिकॉम्बिनेंट वाली ग्रोथ नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसके द्वारा, स्क्रीनिंग के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, इसको पहचान लेते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट साइड यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्स कौन सी हैं, उसको हम इस दूसरे नंबर का वेक्टर आता है PUC वेक्टर, ठीक है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा है। P मतलब प्लाज्मेट है, U फॉर यूनिवर्सिटी, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो साइज जो है वो है 2700 बेस पेयर इसका साइज होता है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें ओरिजिन साइट होती है जो PBR22 से ली जाती है। इसकी ओरिजिन साइट सिलेक्टिव मार्कर एम्प्लिसिनी रेजिस्टेंस जीन होता है, सिंगल होता है, दूसरा नहीं होता है यहाँ पर। और साथ में क्या, बीटा सेगमेंट जीन जो लैग जेड जीन से हम प्राप्त होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से फॉर्म है, PUC8 है, PUC9 है, PUC12 है, PUC13 है, PUC18 है, PUC19 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब इस प्रकार इसके जो टाइप्स हैं यहाँ पर। तो अब इसकी पेडागिरी देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो बनाने की प्रोसेस, तो PUC कैसे वेक्टर का कैसा फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं कि ये PBR से लिया गया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वाले वेक्टर से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसमें क्या बनेगा, बचेगा सिर्फ MPR विथ MCS, ठीक है। तो MCS का मतलब बता दे रहा हूं यहाँ पर, मल्टी क्लोनिंग सीक्वेंस यहाँ पर इसके AMP के साथ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे क्लोनिंग सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और नीचे पे क्या है, ओरी साइड, ठीक है, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जो किससे ली गई है, कोल ई फर्स्ट प्लाज्मेट से ली गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चांस ऑफ म्यूटेशन, रिमूव द MCR फ्रॉम AMP, ठीक है। तो AMP से MCA को क्या करेंगे, रिमूव कराने का चांस देंगे, ठीक। देन उसके बाद AMP क्या है, किसके साथ है, MCS के साथ है। और यहाँ पर कोल E1 यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर लैक जेड जीन जो रहता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। ये क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर एक अलग फंक्शन के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लैक जेड जीन MCA के साथ क्या होता है, विथआउट MCA मतलब मल्टी क्लोनिंग सीक्वेंस के साथ नहीं होता, और यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। पर जो MP है वो मल्टी क्लोनिंग सीक्वेंस के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर ये 3 साइड इसमें प्रेजेंट हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर म्यूटेशन कराया जाता है लैक जीन के द्वारा MCA के साथ, ठीक है। तो MCS के साथ, ठीक है। तो MCS के साथ ये साथ में लैक जीन क्या हो जाता है, इसमें अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो बन गया क्या, PUC वेक्टर, ठीक है। तो अब इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, इसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि हम कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मान लो हम यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। लैक जीन जो था वहां पर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कैसे हो गया, ये इनएक्टिव हो जाएगा इसका जीन सीक्वेंस, ठीक है। तो अब इसके द्वारा हम इसको सीक्वेंसिंग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में इस वेक्टर को हम क्या करते हैं कि एक्स जेल जो रहता है, ठीक है, जो आइसोप्रोपेथियोग्लाइकोसाइड जो जेल होता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम रखेंगे। नॉर्मल वेक्टर को अगर देखा जाए जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं ऐड करा है, ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा होगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जहां पर लैक जीन था वहां पर हमने फॉरेन डीएनए को ऐड कराया था, ठीक है। अब उस वाले वेक्टर को अगर हम होस्ट सेल जिसमें ये वेक्टर है, ठीक हो, उसको हम ये जेल से एक्स जेल से क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे, तो वहां पर ये कैसा देखेंगे, व्हाइट कलर के। तो इसके द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये था वेक्टर, ठीक है। अभी इसके और भी
टाइप्स हैं वेक्टर्स के, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो कंटिन्यू इसको देखें और समझ में आया तो लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब